आज हम देखने वाले हैं साइंस के सबसे बड़े चैप्टर श्वसन तंत्र। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो श्वसन तंत्र है, इसके बारे में देखेंगे। तो श्वसन तंत्र क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें सांस से रिलेटेड सारे अंगों के बारे में जाना जाता है, सिस्टम के बारे में जाना जाता है, इसलिए इसे श्वसन तंत्र बोला जाता है। अब देखेंगे ऑक्सीकरण क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है। ऊर्जा तथा उष्मा, यह ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा तथा उष्मा उत्पन्न होता है। कैसे? ये दो प्रकार से ऊर्जा तथा उष्मा शरीर में उत्पन्न होता है ऑक्सीजन लेने के द्वारा। ठीक है। पहली बात ये तो हम सांस जो लेते हैं उसके द्वारा मान लीजिए प्रक्रिया हो रही है, इससे हमारे शरीर में क्या हो जाएगा कि मतलब हम ऊर्जा उत्पन्न होगा। दूसरी बात ये कि हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहे हैं, खून, वो उससे हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न होगा। मान लीजिए कोई भी प्रक्रिया चलती रहेगी, तो मान लीजिए अभी ठंडी के मौसम होता है तो आप हाथ रगड़ते हैं, घर्षण के कारण हाथ गर्म हो जाता है। उसी प्रकार खून शरीर में जो दौड़ रहे हैं, जो तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। और जो जो आदमी मरने लगता है, जैसे मर गया और जो आदमी, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। आप गाँव में भी चाहे शहरों में भी डॉक्टर भी बोलते हैं शरीर एकदम ठंडा हो गया है, आदमी मरण के कगार पर। और दूसरा औपचारिक, जिसको कैटाबोलिक बोला जाता है। और तोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है औपचारिक, और जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनाबोलिक। ठीक है। जोड़ने की प्रक्रिया को औपचारिक बोला जाता है, तोड़ने की प्रक्रिया को कैटाबोलिक बोला जाता है। हिंदी में औपचारिक बोला जाता है, औपचारिक को अंग्रेजी में कैटाबोलिक बोला जाता है। इसको जोड़ने की प्रक्रिया को, तोड़ने की प्रक्रिया को एनाबोलिक बोला जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं श्वसन तंत्र के, मतलब श्वसन के अंग कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। दूसरी बात कहने का मतलब यह है कि स्तनधारी जो होते हैं, जितने भी, जैसे कि हम हो गए, मानव हो गया, गाय भैंस बकरी, जितने भी स्तनधारी हैं, दूध पिलाने वाले जैसे हैं, वो किससे सांस लेते हैं? तो फेफड़ों से सांस लेते हैं। फेफड़ों से कहने का मतलब ये कि अभी तक हम लोग जानते थे अभी नाक से लेते हैं, अब नाक पड़ के मुंह से भी सांस ले रहे हैं। ठीक। तो नहीं, हम मुंह से न नाक से, ये तो एक सांस लेने का रास्ता एक सिर्फ है। नाक हो गया हमारा, मुंह हो गया जो हमारा एक सांस लेने का रास्ता है। वास्तविकता तो हम सांस लेते हैं फेफड़े से, फेफड़े से सांस लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, सांस ले रहे हैं ना, मतलब फेफड़े से। ये तो सब रास्ता हो गए अंदर जाने वाले, हवा अंदर जाने वाले। ठीक है। वास्तविकता हम फेफड़े से सांस लेते हैं। तो मानव जो होता है, स्तनधारी जितने भी हैं, वो सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से, लंग्स जिसको बोला जाता है। ठीक है। फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स बोला जाएगा। अब कीट की बात कही जाए तो कीट जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? कि श्वास नली, उनका एक छिद्र बना होता है यहाँ पर, उसे ही सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं स्तनधारी, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक। और जो कीट होते हैं उनका एक छिद्र बना होता है यहाँ पर। ठीक। उसी से सांस लेते हैं। ठीक। अब आगे बोला जिसको ट्रेडिया बोला जाता है। अब जलीय जीव, जितने भी जल में रहने वाले जीव है, वो किससे सांस लेते हैं? जैसे कि मान लीजिए जल में रहने वाले जीव कैसे सांस लेंगे भाई? हाँ, तो जलीय जीव जो होते हैं गिल से सांस लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो होता है मछलियों का, मान लीजिए यहाँ पर गिल्स होता है, ऐसे चलता रहता है, जो जल में रहने, उनका जलीय जीव रहता है, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? गिल्स से, जिसको क्लोम भी बोला जाता है। ठीक। क्लोम बोला जाता है। जलीय जीव गिल्स से सांस लेते हैं, जिसको क्लोम भी। अब हम देखेंगे मेढक के बारे में। तो मेढक क्या है? एक प्रकार का ऐसा जीव है जो कि पृथ्वी, भूमि के ऊपर भी रहता है, भूमि के अंदर भी रहता है, जल में भी रहता है। तो मेढक की बात कही जाए, जब बचपन रहता है तो अलग प्रक्रिया उसकी होती है, और जब जवानी में आता है तो मान लीजिए भूमि के ऊपर भी रहता है, और उस तरह तो बचपन में तो भूमि के नीचे थी, पानी पर ही रहा, पानी में ही रहा होगा। तो मेढक की बात करें तो भूमि के ऊपर जब मेढक आता है तो किसी साथ फेफड़ों से सांस लेता है। भूमि के ऊपर जब मेढक आता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। और जब भूमि के नीचे चला जाता है, भूमि के नीचे जब निष्क्रिय अवस्था में जब मेढक रहता है तो त्वचा से सांस लेना शुरू कर देता है। निष्क्रिय अवस्था में जब रहता है तो त्वचा से सांस लेना शुरू कर देता है। अब आप भूमिगत, वही बात हुआ, चाहे निष्क्रिय अवस्था कहिए चाहे भूमिगत कहिए, बात क्या हुआ? एक ही हुआ। अब टेडपोल, मेढक का छोटका छोटका बचवा नहीं होता, पहले हम लोग जाते थे ऐसे ऐसे, लगता था मछली है सब, ऐसे पोछिया रंग थे, इतना बड़ा बड़ा होता था। देखिएगा, हाँ, ऐसे होते थे सब, ऐसे होते थे, गुड़सूत्र की तरह होते थे सब। हम कहते थे मछली यही ससुरा कर बड़ा हो जाकर मेघा बन जाते थे सब। ठीक। तो टेडपोल जो होता है वो भी गिल्स से सांस लेता है। टेडपोल जो होता है वो भी ऐसे गिल्स जो होता है इससे सांस लेते हैं। टेडपोल मेढक का छोटा ही रूप कहा जाता है। छोटा जब होता है, बहुत बच्चा रहता है, उसको टेडपोल बोला जाता है। अब आप हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीथिंग बोला जाता है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है?
इसको ब्रीथिंग, सांस लेने और छोड़ने और बाहर छोड़ने की और अंदर लेने की प्रक्रिया को बोला जाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ब्रीदिंग बोला जाता है। अंदर और बाहर छोड़ने की सांस की प्रक्रिया को, सांस को अंदर और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। तो जब अंदर ले लिया जाता है, सांस को अंदर लिया जाता है तो इसको निःश्वसन कहा जाता है। जब सांस को अंदर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब सांस को अंदर लिया जाएगा तो निःश्वसन, ठीक, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन। अंदर लेंगे तो निःश्वसन और जब बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन। इसमें हलंत वाला मात्रा लगा देना, निःश्वसन, निःश्वसन, अंदर लेने की प्रक्रिया को, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन बोला जाता है। इसको इंस्पायरेशन, जैसे अंदर लेंगे तो इन हो गया इंस्पायरेशन और जब बाहर छोड़ेंगे तो एक्सपायरेशन, ठीक है, अंदर लेंगे तो इनपायरेशन, ठीक, अब बाहर छोड़ेंगे तो एक्सपायरेशन, ठीक, अंदर निःश्वसन, अब जब बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन, ठीक। अब इसके हम जानते हैं कि जब मानव अंदर सांस लेता है तो ऑक्सीजन में बहुत सारे गैस मिले रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिले रहते हैं। तो जब मानव सांस अंदर खींचता है तो क्या क्या, नाइट्रोजन जो है हवा में 78% रहता है, तो हवा में 78% खींच लेता है। नाइट्रोजन जब सांस मनुष्य लेता है, चाहे कोई भी लेता हो, तो वो सांस नाइट्रोजन कितना रहता है 78%, तो 78% अंदर खींच लेता है। ऑक्सीजन खींचता है 21%, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है 0.03%। जब मानो ऑक्सीजन खींचता है तो नाइट्रोजन कितना है 78% लेता है, ऑक्सीजन कितना लेता है 21% लेता है, और जब निःश्वसन की प्रक्रिया में होता है, अंदर लेने की प्रक्रिया 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है, ठीक है। और जब छोड़ता है मतलब निःश्वसन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में जब छोड़ता है तो कितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन छोड़ता है, तो 78 का 78 जितना लिया रहता है उतना छोड़ देता है, जितना लिया रहता है उतना क्या कर देता है, छोड़ देता है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78 लिया था, 78 छोड़ देता है, और ऑक्सीजन 21 लिया था, यही पर ध्यान रखिएगा, 21 ऑक्सीजन मानो लेता है, लेकिन बाहर क्या उसमें 17 छोड़ देता है, 17% ऑक्सीजन छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक। जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देता है, बचा मान लीजिए 21 में से 17 चला तो 4% बचा, ठीक। अब 4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल कर वो 4% भेजता है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब ये है कि मतलब जब अंदर लेगा तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 मतलब एक भी परसेंट नहीं। और जब छोड़ेगा, ठीक, जब बाहर निकालेगा तो जैसे बाहर छोड़ेगा सांस अपना, तो 78 का 78 नाइट्रोजन छोड़ देगा, 78 का 78 नाइट्रोजन छोड़ देगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन 21 लिया था लेकिन 17 ऑक्सीजन छोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेगा, 4% छोड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला मार्ग। तो श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, जिन रास्तों से जैसे हवा अंदर जाता है उसे कहा जाता है श्वसन मार्ग। याद कीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जिन रास्तों से भोजन जाता है उसे आहार नाल कहा जाता है। तो जौने रास्ता से हवा जाएगा उसे कहा जाएगा श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग के ये कुछ 10 स्टेप है, इसको हम बारी बारी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए नासा छिद्र, ये जो हमारी नाक की छेदे हैं, इसमें क्या नासा छिद्र बोला जाता है इसे, ठीक है। ये जो नाक है इसे बोला जाएगा नासा छिद्र। इसमें धूल के जो छोटे छोटे कण है, इसे जो बाल है ये रोक लेते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप है नासा छिद्र, इसमें धूल के छोटे छोटे कण होते हैं जो वो रोक लेते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप जाता है यहाँ पर, ये नासा कपाट बोला जाता है, इसको नासा छिद्र और इसको नासा कपाट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसे नासा कपाट बोला जाता है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसे, ठीक, म्यूकस, जिसे म्यूकस बोला जाता है। ये चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कि मान लीजिए कि जो बालों से बच के जो धूल कण वहां जाकर जम जाते हैं, तो हफ्ता एक डेढ़ हफ्ता बाद ये चकठिया जाता है यहीं पर। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको निकाल के गोलिया के चिपका देते हैं बेंच पे। पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, निकाल के
हम लोग भी छोटे थे तो निकाल के और फिर गोलियाते थे और गोलिया के चिपका देते थे, ठीक है। वो नकटी बन जाती थी, भोजपुरी में बोला जाता है इसको नकटी, ठीक है। तो इसको नासा छिद्र में बाल होते हैं, पहले नासा छिद्र, इसमें बाल होते हैं, तो बाल कुछ कण रोक लेते हैं, उसे जाता है नासा कपाट, यहाँ ये नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, तो नासा कपाट में म्यूकस नाम का पदार्थ जिसको नकटी जैसे बोला जाता है, इसको रोक लिया जाता है, रोक लेता है, चिपचिपा म्यूकस पदार्थ होता है। उसके बाद आता है फेरिक्स, ठीक है, उसका ग्रसनी बोला जाता है, फेरिक्स, इसे यहाँ पर जो जाता है हाँ, घगेला, घगेला जो नहीं बोलते हैं इसको फेरिक्स, जिसको ग्रसनी बोला जाता है। उसके बाद वाई नासा छिद्र से नासा कपाट, उसके बाद ग्रसनी अंदरवा, नहीं भोजपुरी में घगेलवा में पेश देंगे तो घगेला इसको बोला जाता है, ठीक है। तो घगेला जिसको फेरिक्स बोला जाता है। उसके बाद जाता है लैरिक्स, स्वर तंत्र, जैसे लैरिक्स को स्वर तंत्र, ये जो होता है स्वर तंत्र इतना है हमारा, यह है स्वर तंत्र, ठीक है। तो पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फेरिक्स, ग्रसनी, घगेला भोजपुरी में, ठीक। उसके बाद ये लैरिक्स, ठीक है, यहाँ पर जाता है ये हवा, ठीक है, सांस लेते हैं तो यहाँ पर जाता है। उसके बाद ये ट्रेकिया, श्वास नली, आप लोग देख रहे हैं ट्रेकिया जो है यहाँ से यहाँ ये जो नल है, जो पैपिया है ये बोला जाता है ट्रेकिया, जिसको श्वास नली बोला जाता है, ठीक है। ये इसको बोला ट्रेकिया, ट्रेकिया, फेरिक्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिक्स, देखिएगा फेरिक्स, लैरिक्स, उसके बाद ट्रेक्सिया, ट्रेकिया, ठीक है। या इसको ये जो घगेलवा ही होता है नरिया है, पैपिया, इसको लैरिक्स बोला जाता है। अब मान लीजिए चाम का मतलब इथी है ना, पाइप है ना, तो चिपक जाएगा, शब्द चिपक जाएगा, तो उसको रोकने के लिए सी टाइप का एगो नॉर्मे हड्डी रहता है, इसको देखिएगा सी टाइप का नॉर्मे हड्डी, इसको बोला जाता है कार्टिलेज, कार्टिलेज बोला जाता है, सी टाइप का रहता है, इसी को बांध के ही तो रखा रहता है, चिपका के रखा रहता है, सटे नहीं। हमारे सटेगा तो सांसें रुक जाएगा, हम हमारे चाम है आई सट जाए हेतरे तो कहाँ सांस हम ले पाएंगे। हई चाम है आ जो हेतर सट जाएगा, हेतर सट जाएगा हेतरे तो कहाँ हम सांस खींच पाएंगे, एकदम अफना के कह के मर ही जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हई ट्रेकिया में जो श्वास नली में जब हवा जाता है तो इस पर एक सी टाइप का क्या होता है, हड्डी होता है, जो उसको खोले रहता है, पैपिया को खोले रहता है, ठीक है। अब उसको उसी पर हवा जाता है। अब हम देखते हैं अगला का ब्रांचोई, ब्रांकेई। तो ब्रांकेई क्या होता है, कहने का मतलब जब ये हड्डियां आकर नलियां आकर जब दो भागों में बट जाती है, इसको ब्रांकोई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रांकोई, ठीक है। तो ये जब दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको ब्रांकोई बोला जाता है। दूसरी सातवां ये देखते हैं कि ब्रांचोइलेस, ब्रांकोइलेस के कहने का मतलब जब ये दूसरा का भागिया आके जब यहाँ पर बट जाता है तो इसको ब्रांकोइलेस बोला जाता है। कई भागों में देखिएगा बट गया है तो ब्रांचोइलेस ये हो जाएगा। ये जब कहने का यहाँ से जब आया तो देखते हैं दो भागों में जब बटेगा तो ब्रांचोइलेस। अब जो है जो फेफड़ा है, क्या बोलते फेफड़ा जो है, ये जो फेफड़ा ये बना रहता है, इसको दोहरी झिल्ली लगी रहती है इस पर, ठीक है। इसको बोला जाता है जो दोहरी झिल्ली, मान लीजिए इस फेफड़ा के अंदर और ढेर सामान है ना भाई, और ढेर सामान तो दो झिल्ली नहीं लगेगा। अब कोई भी सामान आप ही ले रहे हैं तो मैं तो दो झिल्ली चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। झिल्ली है, एक झिल्ली तो कितना मजबूत, कितना दिन चलेगा, एक झिल्ली तो फट ही जाएगा। इसके लिए दो झिल्ली इस पे लगा रहता है, जिसको बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। दो झिल्ली लगी रहती है, इसके वजह से इसको बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं ये डायफ्राम का क्या काम होता है। तो जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम संयोजक उत्तक का बना होता है। इसका क्या काम होता है, जो हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, मन फेफड़ा में जो आ रहा है, इसको ये जब आता है तो दब जाता है नीचे, और जब मान लीजिए तो अपन मन से उठा नहीं पाएगा ऑक्सीजन, तो इसका का काम होता है, जो डायफ्राम है इसके नीचे वहां, ये भी इथिए का बना होता है, इथिए का मांसुए का बना होता है। तो ई क्या करता है, ऊपर भेजता है हवा को। अब बताइए कब ऐसा हो हवा आया और डायफ्राम ऊपर भेजबे नहीं किया, ओह तेरी के, अब तो हो गया कमाल। अब मान लीजिए जब डायफ्राम ऊपर भेजेगा ही नहीं तो कहाँ से सांस आएगा, बाहर निकलेगा। तो डायफ्राम का काम क्या होता है, सांस को ऊपर भेजना। फिर जब सांस खींचते हैं तो डायफ्राम तो नीचे चला जाता है, और फिर ये ऊपर ढकेलता है, और जब ढकेलता है ऊपर तो ऊपर आता है, सांस निकल जाता है। अब मान लीजिए कभी कभी सांस डायफ्राम का चल हम नहीं भेजा तो क्या कर दे, ठीक।
बवाल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो, अच्छा मारपीट हो जाता है, तो कोई यूँ मारता हूँ मच के, तो एक बार ससुरा रुक गया, डायफ्राम चिंता में पड़ जाता है, हाथ तेरी के कहाँ गिर गया ऊपर। जब कहता है गिर गया तो डायफ्राम रुक जाता है वहीं पर, तो सांसवा क्या होता है, अटक ही जाता है हम लोगों का। नहीं कहते हैं सांस टांग लिए हम, तो वही डायफ्रामो रुक जाता है। जब कोई कस के यहाँ पसलिए तर मार देगा डायफ्रामो के लगवा, या तो एक्सीडेंट हो गया तो आदमी उसी तरह मर जाता है। चोट वोट कुछ नहीं, हाथ गोड़ टूटा उटा कुछ नहीं, क्या होता है डायफ्राम पे चोट लग गया था। तो जब डायफ्राम पे चोट लग गया तो डायफ्राम काम ही नहीं करेगा, सांस ऊपर भेजेगा ही नहीं, ऑक्सीजन जिसे ऊपर भेजे धक्का मारेगा ही नहीं नीचे से, तो कहाँ से हवा निकलेगा। जब निकलेगा ही नहीं तो हम सांस वापस लेंगे नहीं, तो वैसे आदमी मर जाएगा। अब क्या हुआ, तो जब कभी कभी क्या होता है कि अगर तेज का मार दिया जाए यहाँ, तो सांस टंगा जाता है इस तरह करके, ठीक। तो डायफ्राम का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको धक्का मार के फिर ऊपर ले जाना, मतलब ये इथिया पर मारता है, इस पे धक्का मारता है, आई ऊपर भेज देता है, ठीक। अब क्या हुआ कि कभी गर्भवती महिला होती है, उसका तो पेट में खुद मान लीजिए इतना बड़ा पेट है, उसी में पेट में बच्चा है, तो इसमें कैसे काम कर रहा है, तो डायफ्राम खुद ही नहीं काम करेगा नीचे वाला। तो गर्भवती महिला में जो पसली होता है वो डायफ्राम का काम करता है, वो दबाता है तब ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो गर्भवती महिला में जो ऑक्सीजन का काम करता है, थी डायफ्राम का काम करता है, ये दबाता है तो अब जाके वो बाहर निकलता है, ठीक। और डायफ्राम किसका बना होता है, संयोजक ऊतक का। इसका संयोजक ऊतक हम चैप्टर में बता देंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब ये हिचकी काहे आता है, ठीक। हिचकी का काम क्या है, जब हम ये नलिया में जब है जाता है, ये नलिया क्या नाम है, इसको बताया था एल्वेली। जब ये इस नलिया में ट्रेकिया इस नली में जब खानवा जाता है, तो यहाँ एगो इपीग्लोटिस एक लगा रहता है। तो यहाँ से जब जाएगा, यहाँ तो जब जाता है तो यहाँ एगो इपीग्लोटिस लगा रहता है। ई माइंडवा कहता है जब खाना खाएंगे तो ये खाना ये ढकनवा क्या हो जाएगा, है ए बगल गिर जाएगा। जब मान लीजिए 2 गो नली है, ए पे एगो खड़ा है, ठीक। चौराहे का काम कर, चौराहे पर पुल से काम करता है, मान ली वहीं पर इथी का हवलदार एक काम करेगा, तुम जा, ठीक। इसका काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से भोजन आता है, चाहे पानी चाहे हवा चाहे भोजन आएगा, तो माइंड हमारा बताएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं, ठीक। अब क्या हुआ, तो जब अगर भोजन हम खा रहे हैं तो ये गिर जाएगा इसके तरफ, अब भोजन सड़क के इधर चला आएगा, ये गिर जाएगा इसके तरफ, अब भोजन सड़क के इधर चला आएगा, ठीक। अब अगर सांस ले रहा है तो ये गिर जाएगा, जो इपीग्लोटिस ये गिर जाएगा इधर, आज चला आएगा इधर। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, शादी ब्याह में हम लोग खाते रहते हैं, अब मान लो खा रहे हैं खाना, तब तक कोई हरियाली आ गई, लाल पियर हरियर, तोरी के देख के ओहो, खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ध्यान उधर है, माइंडवा का अरे ससुरा हई ठूस रहा है, वो कहवा ले जाएं, अरे इधर ले जाएं कि इधर ले आए, और दिमाग तो कहीं और है, जो ठूस रहे हैं दिमाग तो सोच रहा है किसी और के बारे में। ओहो अभी झांक के गई है, कब आएगी, हाथ तोड़ के कितना सुंदर थी, ओ हो, ठूस रहा है, तब तक जाकर चलाया इधर या हवा वाले में। इसको समझे ना, अरे बताओ कहाँ जाएं, इपीग्लोटिस कहेगा बताओ कहाँ किधर गिरे, ताकि खाना रहे तो इधर चले जाए, गलती से इधर गिर गया तो खाना चलाएगा इधर, जब हवा वाले में आएगा तब फेफड़वा कहेगा इधर कहाँ मिताऊ, इधर रास्ता नहीं है, ये मारेगा धक्का मारेगा नीचे से, जब नीचे से धक्का मारेगा तो वो उचकी आता है, कस को जब धक्का मारेगा तो देखेगा ऐसा तो भाग 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 भाग, तो हमारे गलत एरिया में आ रहा है, तो भाग जाएगा तुरंत ही, मन धक्का मार के उसको भगा देंगे, तो वो हिचकी हम लोग का हिचकी आता है। तो हई जब खानवा आता है, अब गलत रास्ता में जब चल हवा वाला में जब भोजन जाने लगता है, तो फेफड़वा धक्का मारता है, भाग जैसा उसने बड़ा मारी मारे भीतर से वो मारता है, तो हम लोग को हिचकी आता है गलती से, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला जो इसमें है, तो हमने देखा है हिचकी क्यों आते हैं। हिचकी मतलब हम किसी को याद करते हैं तब हमको हिचकी आता है, और लोग कहते हैं कि किसी और कोई और तुमको याद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद बहुत हम लोग देख लिए, जैसे ये वाला, अब हम श्वसन के बारे में जानेंगे। जैसे कहने का मतलब मैंने बताया था कि छिद्र, नासा छिद्र में
नासा कपाट में, उसके बाद फेरिक में जाता है, घगेला में, लैरिक में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, उसके बाद ब्रोंक्यूलिस में जाता है, उसका तो वैली में जाकर बट जाता है। तो सांस जाकर वैली में जब बट जाता है, तो जब ये सांसवा आकर जब मान लीजिए कि यहाँ सब घूम के आ गया, तो वही सब वैली है, यही सब वैली में आकर जब बढ़ जाता है, तो यहीं पर बैठा रहता है ब्लड। अब ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब वैली में आकर सांस जब यहाँ पर आता है, जब ऑक्सीजन जब यहाँ पर आता है वैली में, तो यहीं पर बैठा रहता है ब्लड। अब ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन सब ब्लड वाले या ऑक्सीजन वाले ले लेता है, और लेकर क्या करता है? पूरे राउंड मार लेता है, मतलब लेके चला जाता है, मतलब इसमें कोशिका में, सेल्स में जाकर माइक्रोकांडिया को दे देता है, और माइक्रोकांडिया एक चक्र चलाकर उसमें ग्लूकोज उत्पन्न करती है, और ग्लूकोज उत्पन्न करके यह क्या करता है? फिर वहां जब ग्लूकोज चक्र चलाती है तो CO2 उत्पन्न होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ के ला के फिर पुनः इसको क्या देते हैं? वैली को देता है, एल्वेली को देता है। एल्वेली क्या करता है? ये ढकेल के फिर बाहर निकाल देता है। तो आप लोगों को जिसे इसमें पूछ देगा जैसे क्या प्रक्रिया होती है, तो मन कहने का मतलब ये, जब सांस हम लेते हैं तो आता है एल्वेली में। ठीक, एल्वेली में जब आएगा, एल्वेली में से यहाँ पर ब्लड रहता है, और जब ब्लड रहता है तो ब्लड में क्या मिला रहता है? ग्लोबिन। तो खून की वजह से, खून किसके वजह से लाल रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन बैठा रहता है यहाँ पर, और जब ये इस देखता रहता है कि कब आवे, अगोरता रहता है, आओ आओ बेटा आ जा। जब आ जाता है यहाँ पर तो पकड़ लेता है, इसमें से ऑक्सीजन पकड़ के और ले जाकर सेल्स को दे देता है। जो सेल्स होता है, कोशिकाओं को दे देता है, और कोशिकाओं में से चला जाता है किसमें? माइक्रोकांडिया में। और माइक्रोकांडिया एक चक्र चलाती है, ठीक है, और चक्र चलाकर क्या क्या वो ऑक्सीजन दे देती है, और उसके बाद क्या ले लेती है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है तो ला के पुनः फिर क्या करता है? इसमें इसको देता है, एल्वेली को देता है। एल्वेली पुनः निकाल के बाहर चला जाता है। तो हीलियम जो गैस है, जैसे हाइड्रोक्लोराइड है, वो O2 गैसों को लेता है, परिवहन करता है। माना किस गैसों का परिवहन करता है? O2। ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, सभी कोशिकाओं को दे देता है, और CO2 बदले में क्या करता है? बदले मिलता है। अभी भी देखिएगा, हीमोग्लोबिन फिर आकर यहाँ बैठा रहता है, अगोरता रहता है। कब सांस, फिर सांस हम ज्यों लेते हैं त्यों ऑक्सीजन आता है, फिर पकड़ लेता है हीमोग्लोबिन, उसको आप पकड़ के ले जाके कोशिका को दे, कोशिका माइक्रोकांडिया के देता है, माइक्रोकांडिया एक चक्र चला के फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, उला के फिर एल्वेली को दे देती है, निकल जाता है इससे बाहर। अब इसी प्रकार क्या होता है कि इसमें जो ये बताओ रहे, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, इसको सबसे ज्यादा जानते हैं क्या पसंद है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन ज्यादा पसंद है। ठीक, अब अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन के सामने एक शुद्ध गैस आ गया, O2 आ गया और CO2 आ गया, कर भाई फरकट, पहले CO2 आने दो। ठीक, अब क्या हो गया कि जैसे इसमें ये जो आएगा, ठीक, हीमोग्लोबिन, कहने का मतलब ये है ना कि कहा जाता है ना कि इसको अपने में हीमोग्लोबिन को चाहिए, किसके लिए बना है? O2 के लिए बना है। ठीक, हीमोग्लोबिन O2 के लिए बने, लेकिन ज्यादा पसंद के करता है? CO2 को कर रहा है। तो अपने मेहरारू से ज्यादा किसको पसंद कर रहा है? दूसरे के मेहरारू के पसंद कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसको लेने के लिए बना है? ऑक्सीजन को लेने के लिए बना है। लेकिन जब देखेगा कार्बन डाइऑक्साइड नो, उसी को खींच लेगा, दूसरे को, मेहरारू को। वो कहा जाता है ना कि प्यार के नाव में उसी दिन छेद हो जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने से सुंदर किसी और को दिखा देती है। ठीक, तो उसी प्रकार हीमोग्लोबिन है, क्या ही करता है? ई क्या करता है कि जाके जब देखता है कि ऑक्सीजन के बदले कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन न लेके कार्बन ले लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ले लेता है। अब वो पूरे शरीर में घूम जाता है। ठीक, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक है, जब पूरे शरीर में आपको चला जाएगा तो पूरा तो घुमा देगा चारों, तो क्या बचेगा? हाँ, मृत्यु तो पक्का है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या, तो क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा परिसंचरण किसके तरफ होता है, किस गैस को इति करता है, तो O2 के बदले अधिक ग्रहण करना चाहता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचना चाहता है। ठीक है, O2 का CO2 का शौकीन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने मेहरारू से ज्यादा दूसरे के
मेहरारू पे ध्यान देता है। ठीक, अब आगे देखिए, चलिए अब देखते हैं हम टोटल। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम टोटल वैल्यू क्या होता है, मतलब एक बार में हम कितना सांस खींच सकते हैं, मतलब नॉर्मल सांस जो होता है उसे कहते हैं टोटल वैल्यू। नॉर्मल सांस एक बार में हम कितना खींचते हैं, कहने का मतलब ये, मतलब कितना, एक आधा लीटर का जो शीशी होता है उतना ही हम खींचते हैं, मतलब 500 ml हम एक बार में नॉर्मल सांस जो टोटल वैल्यू कहलाता है उसको खींच सकते हैं हम। ठीक है, टोटल वैल्यू, तो एक बार में जितनी हम सांस खींच सके अंदर 500 ml हम खींचते हैं। ठीक है, 500 ml हम सांस खींचते हैं, ठीक। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है, खींचते हैं नॉर्मल में हम कितना, टोटल, जैसे टोटल वैल्यू कितना होता है 500 ml का नॉर्मल में खींचते हैं, और टोटल लंग्स कैपेसिटी माने खींचने का कैपेसिटी कितना है, तो हम 6000 ml तक खींच सकते हैं। जैसे कि देखिए एकदम सीना चौड़ा हो जाएगा, इतना, मतलब 5 से 6 लीटर तक हम खींच सकते हैं। ठीक है, 6 ml तक खींच सकते हैं। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछेगा तो आप बता सकते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml तक हम खींच सकते हैं, जो कि टोटल एकदम पूरा ओवर हो जाएगा। और नॉर्मल जैसे टोटल वैल्यू कितना हो सकता है, जो टोटल वैल्यू और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है, मन उसमें आने का क्षमता कितना है, आने का क्षमता 6000 ml तक, और नॉर्मल में कितना लेते हैं 500 ml। अब हम देखेंगे कुछ मशीनें, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ मशीनें कहाँ पर क्या क्या गैस ले जाया जाता है, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। तो पर्वत पर ऑक्सीजन के साथ, जैसे पर्वत पर सिलेंडर में O2 के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है। पर्वत पर, अगर पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाएगा, नाइट्रोजन मिलाया जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये, अगर समुद्र में जाते हैं, समुद्र में अगर जाते हैं तभी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाएगा, नाइट्रोजन मिलाया जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाएगा, नाइट्रोजन मिलाया जाएगा। ठीक, अगर समुद्र में जाते हैं तभी नाइट्रोजन के साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। ठीक, पर्वत पर जाते हैं तभी ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाना पड़ेगा, नाइट्रोजन। दूसरी बात, अगर समुद्र के एक कोई कैपेसिटी होगा ना, तो 3000 मतलब 300 फीट नीचे अगर जाते हैं आप लोग, समुद्र के 300 फीट से नीचे जाते हैं, तब जाकर ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत भारी है, डायरेक्ट लेंगे तो हमको बहुत तेज लग जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हीलियम थोड़ा हल्का होता है। देखिए जहाज के पहिए में भी हीलियम भी भरा जाता है। ठीक, तो समुद्र के क्वेश्चन अगर पूछ दे, समुद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरा जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों भरा जाता है। लेकिन कितने के बाद हीलियम और ऑक्सीजन दो भरा जाता है, तो 300 फीट के नीचे जाने के बाद हीलियम और ऑक्सीजन सिलेंडर में डाला जाता है। ठीक, अब इसी के साथ इस क्लास मिलते रहेंगे आप लोगों को, ध्यान से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद। ब्रांचो चोय, ठीक,